बेटा एक टाइप जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे, लाइक जैसे आपको याद होगा मैंने कल कल मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, v इक्वल्स टू साइन 400 पाई टी दिया था। कई बार आपसे ऐसे एक्सप्रेशन से सारी चीजें पूछता है, कहेगा पीक वैल्यू बताइए, पीक वैल्यू, उसके बाद कहेगा एवरेज वैल्यू बताइए, उसके बाद आरएमएस वैल्यू बताइए, देन फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। एक टाइप ये होती है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड होता है। ई क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके साथ कंपेयर करो इसको, इसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी? 200। यहाँ क्या है? ओमेगा टी, ओमेगा की जगह कौन आ गया? 400। तो ये अगर मैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा देखूं तो वो आएगा 400 पाई। पर अगर ओमेगा को 2 पाई न्यू रखें, न्यू, ये कितना आएगा? 400 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये तो न्यू आ गया 200। सही है। अच्छा, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर पीक वैल्यू हो तो सारी वैल्यू आ जाती है, बताना। आई एम आई नॉट बाय 2 आई नॉट बाय पाई। आरएमएस क्या होती है? आई नॉट बाय √2। यहाँ वी है ना, तो यहाँ 2 वी नॉट बाय पाई, यहाँ पे ई आर एम एस है, तो ई नॉट बाय पाई। लो, बोलो पीक वैल्यू कितनी है इधर? 200। भरो यहाँ क्या, पीक वैल्यू कितना? 2 इंटू 200 बाय, तो कितना आ गया? 400 बाय पाई। यहाँ कितना आएगा आरएमएस? पीक कितना है? 200, तो 200 बाय 2। तो ये कंपैरिजन बेस्ड सवाल आते हैं, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लिखना फेजर। पढ़ के आए हो? फेज, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज, कुछ ऐसा एसएचएम में पढ़ते थे। करें स्टार्ट? लिखिए, फेजर, फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम। बेटा इसको पढ़ने से पहले 11th क्लास से कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखना, वन, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस क्या होते हैं? कल कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/6 लिखा था ना? याद देखिए, अगर मान लीजिए मैं आई की वैल्यू दूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कोई भी एंगल, जैसे वहां क्या आ गया? -5/6, ये प्लस भी हो सकता है। और ध्यान से देखना बेटा, साइन के अंदर आने वाला ये पूरा टर्म इज नोन एज फेज, इसको फेज बोलते हैं। और जो ये फाई होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मीनिंग क्या होता है? देखो, फेज क्या है? एंगल। फेज क्या है? साइन के अंदर के कौन भरा गया? ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इनिशियल फेज कौन है? 5। तो है तो ये एंगल ही, लेकिन ये इनिशियल का मतलब क्या है? जैसे बिगिनिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे, अगर मान लीजिए तुम्हारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 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 कहाँ से हो रहा है? इसका मतलब बिगिनिंग पॉइंट से कितना आगे या कितना पीछे हो, वो कौन बताएगा? क्या इस फाई में कोई टाइम आ रहा है? इस फाई की टर्म में कोई टी है? टी नहीं, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इसको टाइम से डिपेंड, मतलब टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट, मीनिंग रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, आप इसको लिख सकते हो। यहाँ आ जाओ, क्या इसमें ओमेगा टी आ रहा है? टी, तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लिखना है यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी।
एक फेज और इनिशियल फेज, अंतर समझ में आया कि फेज क्या होता है और इनिशियल फेज क्या होता है। देन सेकंड बात आती है फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, मैथ्स वाले, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, रेडियन। फेज डिफरेंस, मान लीजिए v की वैल्यू दी मैंने, v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, और i की वैल्यू दी मैंने i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। बोलो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फेज, फेज इसका कितना है, इसका इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, मुझे क्या देखना, फेज का डिफरेंस। तो इसका फेज क्या है, इसमें से ये वाला माइनस करना है ना। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालने के लिए ओमेगा टी प्लस फाइव वन में से ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस किया, आंसर क्या आ गया, फाइव वन माइनस फाइव। सही है, ये फेज डिफरेंस होता है। तो एक तरीके से हमने देखा इनिशियल वालों को क्या कर दिया, माइनस। यहाँ दो लैंग्वेज यूज होती है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू वी, फेज डिफरेंस ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू i। i का फेज कितना, ये वाला, तो यहाँ लिखना है फाइव टू माइनस फाइव वन, यहाँ क्या लिखोगे, फाइव वन माइनस, ये रहा, जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो वो माइनस करना है। इसके रिस्पेक्ट में लिखा, इसका फेज कितना है, फाइव टू, इसका अकॉर्डिंगली। तो ये लैंग्वेज आपको जमनी चाहिए जब सवाल कर रहे हो। ये 11th क्लास का बेसिक है, एसएचएम में भी यही सारी चीजें बताई जाती है। नेक्स्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, ये ई ही है, तो ऐसे लिख लो, इसको ई नोट लिख लो, सेम है ये 11th क्लास का रिवीजन। अब यहाँ आओ इस टॉपिक पे, फेजर के ऊपर। देखो फेजर के बारे में सुनना, लिखना मत अभी, टाइम दूंगा मैं। बेटा फेजर आर टर्म्ड एज रोटेटिंग वेक्टर्स, इनके बारे में दो तीन चीजें लिखनी है। पहली, फेजर, फेजर मतलब फेज में रिलेशन देने वाला, है ना, फेज रिलेशन सेटअप करने वाला। फेज रिलेशन किसका होगा, याद रखना, जब जब एंगल आता है तब तब डायरेक्शन आती है, और डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर्स की, स्केलर्स की। हमारे इस चैप्टर में कौन पढ़ने हमारे को, आई और क्या है, ये दोनों स्केलर, पर इनके बीच में फेज की बात करना बेवकूफी है अगर ये स्केलर है तो। लेकिन अगर हम इनमें फेज पढ़ रहे हैं तो हमें इनको क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर्स, एंड दे आर नोन एज रोटेटिंग वेक्टर्स। तो मैंने क्या कहा, दे गिव्स अस, गिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन, फेज रिलेशन बिटवीन, फेज रिलेशन बिटवीन आई एंड बी, और यू कैन से बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ये वेक्टर में फेज डिफरेंस, फेज रिलेशन कोई भी दे देगा क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती है, लेकिन ये क्या है, स्केलर, इनमें फेज रिलेशन। तो आई और वी को क्या मानना पड़ा, तो क्या इसलिए मैं यहाँ पे आई वेक्टर लिखूंगा और वी के ऊपर भी क्या लिखूंगा, प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये ई वेक्टर सेम है, ई वेक्टर और वी वेक्टर, इधर ध्यान दे बेटा मीनल जल्दी, ई वेक्टर और वी वेक्टर, क्या लिखूं इसको, करंट, वोल्टेज, यहाँ पीछे लिखना है फेजर, करंट का फेजर, वोल्ट का फेजर। अब हम आई वेक्टर और वी वेक्टर दिखा रहे हैं, क्या आई और वी वेक्टर थे, नहीं थे, माने गए, माने गए, क्यों, कौन से माने गए, फेजर। तो ये दिस इज वोल्टेज फेजर, क्लियर हो गई बात, करंट फेजर एंड वोल्टेज फेजर। दूसरा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रोटेटिंग वेक्टर, तो कोई डायरेक्शन भी तो होगी इनकी रोटेशन की, तो ये ऑलवेज रोटेट्स, ऑलवेज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल।
कोई पूछ ले व्हाट डू मीन बाय फेजर डायग्राम और फेजर, तो बोलना है फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स which are giving relation between two scalar quantities, the phase relation between two scalar quantities, because scalar quantities cannot have angle between them. उनको बनाने के लिए ऐसा माना गया, तो दैट इज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है किताबों में समझाने के लिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं ये देखो इधर, ये जो मैंने फेज डिफरेंस समझाया, ये नोटेशन समझ में आ गई दोनों? यहाँ इसको बोलते हैं लीडिंग एंड लैगिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है? पहला, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होती है ना। मैंने कहा वी जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तुम्हें किसका फेज ज्यादा लग रहा है? इसका। कितना ज्यादा? फाई से। इसका मतलब ये फाई से लीड कर रही और ये फाई से लैग कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे कि आई लैग्स वी बाय फाइव, वी लीड्स आई बाय 5। सिंपल। बोलो कौन बोल रहे हैं? क्या हो गया? सेकेंड, अगर मैं लिखूं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और v को क्या लिखूं? वी नॉट साइन ओमेगा टी, किसका फेज ज्यादा है? इसका, आई का। तो आई क्या कर रहा है? लीड्स कर रहा है v को बाय फाइव, और यहाँ पे v क्या कर रहा है? लेग्स आई बाय फाइव। टॉपिक समझ में आ गया? ये टॉपिक होता है। अब इससे हम क्या करेंगे, ये जो फेजर है, यहाँ क्या लिखा मैंने? फेजर डायग्राम। ये लिख लिया था क्या? ये वाला लिख लिया था। यहाँ पे क्या किया था हमने? ओमेगा टी प्लस फाइव वन में से ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस किया था। देखो इधर, यहाँ पे आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, इसका मतलब मुझे समझ में आता है फेजर डायग्राम में दो वेक्टर दिखाए गए, आई और वी। ये दो चीजों के लिए बनाया जाता है। पहला सिंपल सर्किट्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स सर्किट। किसको सिंपल किसको कॉम्प्लेक्स बोल रहा है? एल कोमा सी कोमा आर इंडिविजुअल सर्किट्स आ जाएंगे इंडिविजुअली। और यहाँ पे क्या है? एल सी आर, क्या ये कॉम्बिनेशन आ गया? इनका कॉम्बिनेशन आ गया। याद करो मैंने कहा था एसी के अंदर कभी भी बैटरी कौन सा सिंबल बनता है? ये क्या देता है? ये वोल्टेज कितनी देता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपकी ऐसे आदत होनी चाहिए, पिछले चैप्टर्स में आप क्या करते थे? आप कहते थे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, लाइक दैट। बट अभी हम क्या लिखेंगे? ये वाला सिंबल वोल्टेज कितनी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा देखो यहाँ पे एल कौन है? इंडक्टर। तो इंडक्टर में सिर्फ कौन आएगा? इंडक्टर आएगा, ये आ गया। रजिस्टर में कौन आएगा? सिर्फ रजिस्टर आएगा। कैपेसिटर में अकेला कैपेसिटर आएगा। सही है। सारे कितनी वोल्टेज दे? अलग अलग सर्किट में पढ़ना क्या है? मीनिंग, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। यहां से अब ये अगले टॉपिक ये हैं जो हमें करने हैं। एलसीआर में क्या आता है? तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। ये देख, दिस वन, दैट इज नोन एज एलसीआर सर्किट। तो अगले 4 टॉपिक में हम इनके बीच में इन डायग्राम्स में क्या निकालेंगे? आई वी का रिलेशन। छापो जल्दी फटाफट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने लिखी नहीं, ये जो फेजर है ना, फेजर, इसकी लेंथ उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू दिखाती है। जैसे मैंने कहा ये वाला करंट का फेजर है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ऐसा लिखना, लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। कहाँ लिखें? यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखें? लेंथ ऑफ
these vector represents maximum value of quantity. ये फेजर कर लोगे? पहले हमने आई एवरेज और आरएमएस निकालनी सीखी। अब हम आई और वी में रिलेशन सीखेंगे, उसके बाद पावर निकालेंगे, फिर रेजोनेंस आएगी। 4-5 पार्टीशन होते हैं, समझ में आ जाता है। इसको लॉगिंग लिख दो कि जो फेजर है वो रोटेटिंग वेक्टर है। हमने आई और वी को क्या मान लिया? अरे आवाज मत करो यार प्लीज। पहला डायग्राम, अगर मान लीजिए मैंने दो वेक्टर ऐसे बना दिए, आई वेक्टर और वी वेक्टर, फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों में? कोई एंगल है ही नहीं इनके, तो यहाँ पे फाई कितना आएगा? 0। तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? फेज डिफरेंस 0 है। डन। सेकंड, अगर मान लीजिए मैंने इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आई इधर बनाया और वी वेक्टर इधर बनाया, तुम एंगल किधर देखोगे? इधर। मैंने कोई भी फाई ले लिया, है ना? तो बोलो कौन आगे है? एंटी क्लॉकवाइज देखना कौन आगे है? वी आगे है। तो क्या लिखेंगे इधर? वी लीड्स आई या आई लेग्स वी। जो चीजें लिखी थी अब डायग्राम में लिख रहे हैं। थर्ड, या डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है? ये क्या आ रहा है? ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, आई वेक्टर वी वेक्टर। क्या एंगल कैसे देखूं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज। कौन आगे है? आई आगे है। तो आई लीड्स वी लैग्स आई बाय फाई। सही है। ये डायग्राम है, ये इसमें फेजर डायग्राम बोलते हैं इनको, फेजर डायग्राम। अभी और भी आएंगे। अभी मैं लिखना बंद कर दो इसको उतार के जल्दी से। देखिए भाई, हम लोगों को LCR ये सब पढ़ना है। देखो यहाँ पे कुछ बेसिक पार्ट लिखना रिवीजन में। रजिस्टर, ये रजिस्टर है, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। आपको याद है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे? V इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाता है, यस और नो? इंडक्टर का E इक्वल्स टू -L/di/dt। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, यस। Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। V कितना आएगा? Q/C। क्या सबके वोल्टेज लिखने आ गए? यस। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट फोर डेरिवेशंस, स्टेप्स देखो। स्टेप नंबर 1, आपको E कितना लेना है? E0। बार बार बोल रहा हूं, E और V में कोई डिफरेंस, V की वैल्यू भरनी है मतलब E की वैल्यू भरनी है। तो E ऐसा होता है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंचेंगे? I पे। ये प्रोसीजर है अगले 4 टॉपिक्स में सेम। E से स्टार्ट करना है। अगर मैं R ले रहा हूं, L ले रहा हूं और C ले रहा हूं, R के लिए फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू IR, L के लिए -L/di/dt, इसके लिए Q/C। बोलो इसमें V की वैल्यू क्या भरोगे? ये भरोगे। इसमें फिर से E की वैल्यू ये भरोगे। और यहाँ पे Q है, Q पहले करंट निकालना पड़ेगा, इसको बाद में करेंगे। पहले V, ये यहां से दोनों क्या आ जाएंगे? आई आ जाएंगे। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखिए आर सर्किट। आर सर्किट में कौन होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस। हमने ये क्या दी? AC।
AC कितनी है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम कितना है, करंट कितना जा रहा है, आई। तो हमारे को पहला स्टेप क्या पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। क्या V की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट क्या है ये, आई आर चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, आई पे पहुंचना है, आई निकाल दो यहां से। आई कितना आएगा, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ये आ गया। बोलो ई नॉट बाय आर क्या है, आई नॉट। कौन है ये, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे रिलेटेड एक बात सुनिए इधर, देखो ये क्या है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर मैं इसको E लिख रहा हूं तो E इक्वल्स टू आई आर। अगर ये पीक वाली है तो ये करंट भी पीक वाला होगा। अगर ये मीन वाली है तो ये भी मीन वाला होगा। ये V कौन है, ईवी, ईवी कौन है, वर्चुअल वैल्यू, नहीं बताई, आरएमएस वैल्यू। और क्या बोलते हैं, इफेक्टिव, आरएमएस, वर्चुअल, इफेक्टिव एक होते हैं। वर्चुअल को V से दिखाते हैं। ईवी क्या आएगा, आई वी इंटू आर। है तो ओम्स लो ही ना, V इक्वल्स टू आई आर। जैसी नीड है उसके हिसाब से बनाते जाओ। अगर ये पीक वाली है, करंट भी पीक वाला, मीन है मीन वाला, वोल्टेज वर्चुअल है तो ये भी वर्चुअल। यहाँ क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए इधर लिखना बंद। मैंने कहां से स्टार्ट किया था, यहां से पहुंचे कहां, इन दोनों में कोई फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस आ गया 0। सही है। तो इनका फेजर डायग्राम ऑब्वियसली तुम ऐसे बना दोगे ना। क्या इसी सेम डायग्राम को मैं ऐसा भी बना सकता हूं किसी एंगल पे, ऐसा, आई और वी की डायरेक्शन सेम, सो आई वेक्टर वी वेक्टर, आई वेक्टर और वी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है इसमें, डन। ये तो आर सर्किट है बस। इसका मतलब आर सर्किट में कोई फेज डिफरेंस, ई नोट बाय आर कौन है, आई नोट, ये आ गया, वो मैंने वहां लिखे भी है। यहां से आई नोट निकाल लो, ई नोट बाय आर आएगा ना, यस। नेक्स्ट कौन आएगा, इंडक्टर, करके दिखा सकते हो, इंडक्टर सर्किट, एल सर्किट बोलते हैं इसको। इसमें सिर्फ कॉयल आएगी। इस कॉयल में यहां से क्या दे रहे हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, तो E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय, भरना एक बार, आई बताना सॉल्व करके, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अभी। E भरो, डी टी उधर ले जाओ, डी आई का आई बनाओ, करो सॉल्व। इस इंडक्टर में क्या खास बात होती है, इंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। वो क्या करती है, किसी भी आने वाले चेंज को अपोज करती है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे फिर से माइनस करके हम इसको प्लस रखेंगे। सही है। एक बार इससे सोल्व करिए। ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या इसके पास डी टी ले आऊं, इक्वल्स टू क्या है ये, एल डी आई माइनस एल डी आई। ये क्या करूं, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट, ये एल नीचे ले आओ, इसको एल को नीचे ले आओ, माइनस को छोड़ दो अभी, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। बोलो आई कितना आएगा, क्या ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये आएगा क्या, प्लस, अरे माइनस चल रहा था ना इधर, ये बैक ईएमएफ होती है, इसको माइनस माइनस बाद में प्लस कर देंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, तो ये प्लस लेके चलेंगे, डी आई आएगा, आई बनेगा ये रहा, ई नॉट, इसका इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी बाय ओमेगा, क्या करूं यहाँ पे, क्या ई नॉट बाय ओमेगा एन लिख लूं, ये माइनस कोस ओमेगा टी है, व्हाट शुड आई राइट दिस,
हाँ जी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों? प्लस कैसे होएगा? अरे माइनस कॉस थीटा है यार, ई नॉट बाय ओमेगा एल। ये क्या लिखूं? साइन ओमेगा टी माइनस 90। करके देखना कितना आएगा ये। साइन ओमेगा टी माइनस 90 नहीं लिखूंगा इसको, मुझे कंपेयर करना है ना इसको, ये माइनस भी तो इन्वॉल्व करना है। तो यार देखो, ई की वैल्यू क्या आ रही है? ई नॉट, यहां से चले थे, आई, यहां जाओ, आई इक्वल्स टू दिस वन। मैंने क्या किया, आई की वैल्यू ई नॉट बाय, इसको एक्सएल लिख दिया। क्या लिख दिया? इस वाली टर्म को क्या लिखा? एक्स एल। यहां साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्या इसको क्या लिखूं? आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो आई इक्वल्स टू दिस, ये आ गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर है यहाँ तक? दोनों एक्सप्रेशन को देखो, मैंने यहाँ पे नोटेशंस क्या क्या किस किस को दिए हैं। क्या मैंने ओमेगा एल को एक्सएल लिख लिया? ओमेगा एल को एक्सएल, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंपल भाषा में इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये। कौन है ये? अरे ये कौन है? ई नॉट, वोल्टेज। वोल्टेज के बटे में कौन आए? रेजिस्टेंस। तभी क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो इसका मतलब ये वाली टर्म किस जैसी है? रेजिस्टेंस जैसी है। तो ये रेजिस्टेंस जैसी है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। कितना है ये? ओमेगा एल। क्लियर है यहां तक? आई नॉट कितना भरा मैंने? ई नॉट बाय एक्सएल। इन दोनों को कंपेयर करना, आई नॉट ई नॉट, साइन साइन, यहाँ क्या है? यहाँ क्या ओमेगा टी, तो कौन पीछे है? आई पीछे, आई लैग कर रहा है ना अभी ये। तो यहाँ पे क्या लिखूं? हेयर ई कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये चीजें देखनी है बस। कौन पीछे है? आई। तो आई लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज लीड्स आई बाय 90 डिग्री। अच्छा, ये जो वोल्टेज लीड आई बाय 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या समझोगे? इसका मतलब ये है कि वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आ रहा है आई के मैक्सिमम से। मतलब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे जल्दी पहुंच रही है एज कंपेयर टू आई। सो वोल्टेज रीचेज इट्स पीक वैल्यू बिफोर आई। करंट इतनी देर में मतलब कितना पीछे है? 90। क्या किसका ग्राफ है ये? साइन का। मीनिंग समझो एक बार, देखो इधर अभी एक ही ग्राफ में बना रहे हैं ये, यहाँ पे आई भी बना रहे हैं और वी भी। क्या मैं वी का ग्राफ ऐसा बना दूं? साइन आ रहा है ना इसमें, ये आ गया साइन, लेकिन ये 90 डिग्री बाद में शुरू हो रहा है, तो ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ये 180 होता है ना, ये कितना है? 90। तो ये 90 डिग्री पीछे है। बना लो इसको फटाफट एक बार। ये वाला फेजर बनाया था, ये वाला फेजर कैसे बनाओगे इसका? इनमें से बन सकता है ऐसे ऐसे। अगर मैं आई को यहां दिखा दूं और वी को यहां दिखा दूं, तो 90 डिग्री आगे हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? मैं बोल रहा हूं ये मैंने साइन कोस का ग्राफ बनाया है, अभी मैंने फेजर का नहीं बनाया। फेजर तो ऐसा ऐसा होता है वेक्टर वाला, ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? अरे स्टार्ट है क्या? पोज है। ये देखिए इधर, बेटा यहां दिखा दूं वी, यहां आई दिखा दूं, कितना डिग्री आगे? 90 डिग्री। ऐसे भी दिखा सकते हो, कुछ किताबें आपको ऐसे भी दिखा देंगी, यहाँ पे आई दिखा देंगी और इधर
V दिखा देंगी, इसको क्या दिखा देंगी 90 डिग्री, मीनिंग कितना डिग्री आ गया ये 90। ये फेजर ऐसा बना दें। वेट अ मिनट, ये क्या दिख रहा है इस टॉपिक से जो सीखने का वो यही है। जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R होता है, ऐसे ही इंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन होता है एक्सेल। नाम क्या है इसका, क्यों आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस क्यों होता है, रुकावट कोलिजन। जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, क्या वो आपस में कोलाइड करेंगे, करेंगे। क्या वो कंडक्टर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, करेंगे। उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है, रुकावट आती है। तो वहां पे रेजिस्टेंस का कारण कोलिजन होता था। यहाँ पे ये इंडक्टर में ऐसा क्या है कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। क्या ये हर चेंजिंग चीज को अपोज करता है, पूरा ईएमआई पढ़ा दिया इसके ऊपर। करंट बढ़ेगा, बढ़ना नहीं चाहिए, घट रहा है, घटना नहीं चाहिए, उसको अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ। तो इसके पास इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा, नाम क्या है एक्सेल की यूनिट बताना एक बार, एक्सेल की यूनिट ओम है, तो ये रेजिस्टेंस ही ना, तो इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है। लिखना बंद, इधर नोट बना के, हमने एक्सेल पढ़ लिया बेटे। एक्सेल क्या होता है ओमेगा एल, पॉइंट है ये, बोर्ड में कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, यस और नो, इनटू एल, डन। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी की, क्या एसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, नहीं होती। क्लास 1 में बताया था, चेंजिंग होता है ना ये, तो फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ ना कुछ। फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है। यहाँ आते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, यहां से क्या आ रहा है एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सेल भी, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को जाने नहीं देता ये रेजिस्टेंस है ना रुकावट, तो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो एसी होगा उसको पास नहीं होने देगा। अगर न्यू कम हो तो एक्सेल भी क्या होगा कम, मतलब जो कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, किसमें से इंडक्टर में से। यहाँ अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, एक्सेल 0, डीसी को तो कहता तू जा, मतलब रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा उसको, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब उसके डीसी के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, तो डीसी को पास होने देता है। हो जाएगी बात, कर लो इसको ना, इधर देखो एक बार, क्या ये कम फ्रीक्वेंसी, बेटा प्लीज लास्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी जो छोटी है क्या उनको ये पास होने दे रहा है, भाई रेजिस्टेंस क्या उसके लिए कम, कम फ्रीक्वेंसी वालों के लिए रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये लो पास फिल्टर है, इसका नाम होता है इंडक्टर इज नोन एज लो पास फिल्टर, मीनिंग लो फ्रीक्वेंसी वालों को पास होने देता है। गिव पैसेज टू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ध्यान रखना एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उतार लो, बाकी करेंगे कल।